ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई खबर, जहां सियासी हथियार बन गया है एसआईआर। जी हां, बिल्कुल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से एसआईआर की शुरुआत हुई है तब से कुछ ना कुछ लेकर के इससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको लेकर के ममता बनर्जी और वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाती रही हैं। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर को लेकर शायद ही कोई शोरगुल सुनाई दिया हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसे चुनावी मुद्दा बनाकर टीएमसी इस पर ध्रुवीकरण की सियासत कर रही है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि ममता बनर्जी इस मुद्दे को तूल देकर वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि एडजुडिकेशन के सभी मामलों की सुनवाई 7 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। वहीं 47 लाख से ज्यादा मतदाताओं की सुनवाई पूरी हो चुकी है। ये जानकारी भी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट को दी है, जिसे राज्य चुनाव आयोग हर दिन सप्लीमेंट्री लिस्ट के तौर पर प्रकाशित करता है। जाहिर है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मुद्दा नहीं बना तो अब चुनाव के दौरान फॉर्म 6 जमा करने को लेकर हंगामा जारी है। मंगलवार को सीईओ कार्यालय के बाहर फॉर्म 6 को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी और तृणमूल समर्थकों के बीच हाथापाई, धक्का मुक्की और पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश तक देखने को मिली। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी सोमवार को राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल को एक रिप्रेजेंटेशन देने सीईओ कार्यालय पहुंचे थे। ये आरोप लगाया गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को पश्चिम बंगाल का वोटर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी आरोप को लेकर टीएमसी ने सीईओ कार्यालय के सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया। जाहिर है टीएमसी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। नतीजा सीईओ ऑफिस के सामने झड़प इस एजेंडे के तौर पर सामने देखी जा सकती है। राज्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा है कि फॉर्म 6 को लेकर तृणमूल द्वारा किए जा रहे हंगामे का कोई औचित्य ही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फॉर्म 6 के जरिए केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो पहली बार मतदाता बन रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विवादित या लंबित मामलों में नाम जोड़ने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूरी तरह से जो ट्राइब्यूनल गठित किया गया है उसके पास है। इसमें सीईओ का कोई अधिकार है ही नहीं। अगर कोई ट्रिब्यूनल के काम में हस्तक्षेप करता है तो वो दंडनीय अपराध होगा, इसलिए इस विषय में भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सवाल यह है कि राज्य चुनाव आयोग के पास कोई ऐप नहीं है जो किसी का नाम जोड़े या हटाए। ये एक प्रक्रिया के तहत पूरा किया जाता है, लेकिन ममता बनर्जी चुनावी भाषणों में ये बता रही हैं कि सिर्फ उनके दबाव के कारण ही लोगों के नाम नहीं कट रहे हैं। तो आखिर फिर यह हंगामा क्यों बरपा? उधर चुनाव आयोग ने कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर करके प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश जारी रखी है। चुनावी हिंसा को काबू करने और राज्य में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए आयोग ने कई बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग के हर फैसले को कोर्ट में चुनौती देकर टीएमसी ने आखिर क्या संदेश देने की कोशिश। और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी का कहना है कि फॉर्म 6 को लेकर टीएमसी लोगों को गुमराह कर रही है। पहली बार जो वोटर बनता है, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 60 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में कहीं वोटर नहीं है, प्रथम बार जब अप्लाई करता है तो फॉर्म 6 होता है। एक बार आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया, अगर आप स्थानांतरण करते हैं एक स्टेट से अन्य स्टेट पे या एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो आप फॉर्म 8 भरते हैं उसमें। फॉर्म 6 तो जब ही होगा आपका जब आपका जो है वोटर रोल में नाम नहीं है। और इसका वेरिफिकेशन जो है फॉर्म 6 की किसी को वोटर ऐड करने की खाली पावर ईआरओ की है। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का कहना है कि अब फॉर्म 6 जमा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। चुनाव आयोग लोगों को गुमराह कर रहा है। What we have said that under the scheme of the act and rules and under the spirit of the orders of the Supreme Court passed earlier, there is no scope to deposit Form 6 at this stage. But the Election Commission has said it can be deposited. But it is an oral observation of the Supreme Court, that this cannot be done. वहीं कांग्रेस नेता उदित राज का आरोप है कि फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का बंगाल में गलत इस्तेमाल हो रहा है। भाजपा कुछ भी कर सकती है। अब कर्नाटक में अप्रूव हो गया था किस तरह से
ऑनलाइन वोटर को उड़ा दिया जाता है और फॉर्म 6 फॉर्म 7 दोनों का दुरुपयोग भारी पैमाने पर किया। वो महाराष्ट्र में किया, दिल्ली में भी किया, हरियाणा में किया, बिहार में तो अति कर दिया, अब बंगाल में भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि कई बार नेताओं को भी फॉर्म 6 फॉर्म 7 का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। उदित राज कह रहे हैं कि फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया, तो जो नए वोटर्स नाम जोड़ने के लिए अगर सामने आ रहे हैं तो उसमें दुरुपयोग कैसे होगा, ये बात उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि आरोप लगाने के लिए कई बार आरोप लगाया जाता है। बहरहाल बीजेपी नेता दिलीप घोष का कहना है कि ममता बनर्जी बंगाल को संभाल नहीं पा रही हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ, ये सब प्रेम पत्र लिखना बंद करिए। चुनाव आ गया है, पार्टी संभालिए। बंगाल तो आपसे संभाला नहीं गया है, वो हम देखेंगे। आप तो पार्टी को संभाल लीजिए। बहुत बुरा हाल होने वाला है। आरजेडी जैसा हाल हुआ, एसपी जैसा हाल हुआ, इससे बदतर हाल होगा यहाँ टीएमसी का, देख लीजिए आप। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ ऋषभ तिवारी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिंद्य सेन रॉय पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन टीएमसी के विचारों के समर्थक माने जाते हैं, तो टीएमसी का पक्ष रखेंगे। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत स्वागत। सौरभ दत्ता के पास चलेंगे। सौरभ, इस वक्त फॉर्म 6 को लेकर के मारपीट की स्थिति सामने आ गई है। क्या माना जाए कि ये जो एसआईआर को लेकर के एक के बाद एक कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ के निकालना रहता है, उसी का ये एक एक्सटेंशन है? अब और कुछ नहीं तो फॉर्म 6 और फॉर्म 7 पर घमासान। लेकिन देखिए, सोमवार से जो घटना घट रही है बंगाल में, सोमवार को पहली बार अभिषेक बनर्जी जो अपनी चुनावी प्रचार मंच से सीधा कलकत्ता चले आए और कलकत्ता आकर सीओ कार्यालय के बाहर आकर उन्होंने फॉर्म 6 जमा किया और एक वीडियो रिलीज किया। और वीडियो रिलीज करके कहा था कि बंगाल को जो प्यार करते हैं, चुनाव आयोग के वो जो अंदर के जो ऑफिसर्स है, वो इन्होंने वीडियो दिया। फिर कल देखा गया कि कल शुभेंदु अधिकारी समीक भट्टाचार्य का एक डेपुटेशन का प्रोग्राम था, और उसी वक्त जो बीएलओ मंच 1.5 महीने से उससे भी ज्यादा चुनाव आयोग के बाहर वहां पे मंच बना के है, पंडाल करके रखा हुआ है, वो लोग वहां पे चले आए, स्लोगन शाउटिंग दिया। और स्लोगन शाउटिंग करके एक समय ऐसा हुआ कि उस पूरे एरिया में हलचल मच गया। उन्होंने हाथापाई किया, बाइक पाइप तोड़ दिए। और आज भी वहां का जो परिस्थिति है, वहां पे काफी झड़प होने की खबर आ रही है और तस्वीरें भी सामने आ रही है। और इसके चलते कोलकाता पुलिस ने उस सारी जगह को बीएनएस के जो पहले 144 धारा थे, अब बीएनएस के तहत वहां पे और भी सारे स्टेटों में वो कानून का वो धारा उन्होंने लागू किया है। और साथ ही साथ और एक तरफ और एक जो खेमा, कांग्रेस का जो खेमा है, वहां पे प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस के बाहर टिकटॉक को लेकर जो उनके जो कार्यकर्ता है उनके भीतर असंतोष है, उसके जरिए कांग्रेस के भीतर एक हाथापाई हो गया और उसमें भी एक कांग्रेस वर्कर्स का खून गिरा है। लेकिन ये जो सारा पूरा मामला है, इस पूरे मामले में एक बात सबको झिझक रही है कि अभी 23 अप्रैल को पहला फेज है, आज 1 अप्रैल है और रहा 22 अप्रैल, और उसके बाद 6 दिन। अच्छा, आपकी बात लगभग आ गई है सौरभ, हम आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पल हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे। ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुंचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है। हमारी जनगणना, हमारा विकास। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऋषभ तिवारी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, आनंद सिन्हा रॉय जो कि टीएमसी के विचारों के समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर और सौरभ दत्ता जुड़े हुए हमारे साथ। सौरभ दत्ता बता रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर स्थितियाँ हैं ग्राउंड जीरो पर और किस तरह से जो एक आपस में चुनाव आयोग को लेकर के बीजेपी और टीएमसी के बीच में एक संकट जैसी स्थिति बनी हुई है। एक बात और थोड़ी हास्यास्पद भी बताई कि कांग्रेस के लोगों के बीच में भी टिकट को लेकर मारामारी है। मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट, लेकिन कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी हसरतें हैं। बहरहाल विनोद मिश्रा जी, इस पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? तब जबकि ये कहा जा रहा है कि फॉर्म 6 तो नए नाम जुड़वाने के लिए है, कोई ऐप नहीं है जिसके जरिए सीईओ ऑफिस कोई नाम जोड़ता हो, तो एक के बाद एक नए कोई ना कोई नया चीज लेकर के सामने आते हैं और उसके बाद उस पर विवाद की स्थिति होती है और उस पर संग्राम छिड़ता है, उस पर कोर्ट तक जाती है टीएमसी। निखिल, मैं सौरभ के ही बात में थोड़ा सा और आपको अपडेट कर दूं। सॉरी, अपडेट ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई थी। जी जी। और जैसा आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात अभी तक आई, कलकत्ता हाई कोर्ट से कहा गया है कि 47 लाख जो एडजुडिकेशन के केस की सुनवाई थी वो काम लगभग पूरा हो चुका है कल की तारीख तक। बाकी जो बचे हुए हैं उसका डेडलाइन 7 अप्रैल तक है। तो इसका मतलब है साफ साफ है कि वहाँ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो नॉमिनेशन के पहले जी मुझे लगता है कि जो 60 लाख 62 लाख जो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के केसेज हैं उसका निपटारा हो जाएगा जी। सबसे रिमार्केबल चीज ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बहुत मजबूती से कही कि जो लोगों का ट्रिब्यूनल में, जैसे अब कल से ट्रिब्यूनल की सुनवाई होगी, उसमें जो केसेज आएंगे उसकी सुनवाई के बाद ये ट्रिब्यूनल फैसला करेगा कि वो उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी क्लियर कर दिया है कि जिन लोगों का नाम अभी वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया है उसको ये नहीं माना जाएगा कि वो भारत के नागरिक नहीं है जी। इस बात को हम थोड़ा सा इसको गंभीरता से देखें कि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर ये बात अगर अभी किसी का रोल में नहीं आ पाया तो इसका मतलब नहीं है कि तुरंत कि वो मान लिया जाए कि वो भारत का नागरिक नहीं है। इन सब चीजों के बाद कोर्ट का आप देखिए एक एक चीज के लिए सारी मामलों का अपने खुद सुप्रीम कोर्ट निपटारा कर रहा है, लेकिन हंगामा पश्चिम बंगाल में लगातार जारी है। वजह सिर्फ एक ही वजह है, वो है सियासी जी। सियासी वजह का कारण अगर आप देखिए कि ममता बनर्जी कहती है ये हम हैं, ये ममता बनर्जी है, नहीं तो 5 करोड़ लोगों का वोट उड़ जाता जी। अब सवाल है क्या ममता बनर्जी एसआईआर करा रही है या ममता बनर्जी एसआईआर को रोक रही है? अगर एसआईआर को ममता बनर्जी रोकती तो डे फर्स्ट में वहां एसआईआर ही नहीं होता। तो अगर ममता बनर्जी का इसमें कोई भी भूमिका या कोई भी दबाव काम नहीं आया है जी, तो इसलिए ये फॉर्म 6 आया है। इसलिए आप 1 महीने पहले फॉर्म 7 देखा था जी, और इसलिए आप कभी 1 महीने पहले आपने बीएलओ की मौत पे हंगामा देखा था जी। तो ये लगातार हंगामा बता रहा है कि ममता बनर्जी एसआईआर को जिंदा रखना चाहती है। लोग भूल रहे हैं, इतने लोगों में 74-75 लाख लोगों के नाम अब तक कटे हैं, सिर्फ 30,000 लोग 30,000 मैं कह रहा हूं वो अब तक ये अपने नाम को करेक्ट करवाने या वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए अभी तक एप्लीकेशन आया है जी। और उसके बाद ये हंगामा बता रहा है कि इस मामले में इस बार टीएमसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, इस बात का जवाब आनंद सिन्हा रॉय देंगे कि ये आखिर जो हंगामा बरपा हुआ है आनंद जी, इसको जब आप देख रहे हैं कि पहली बात तो 74 लाख लोगों के नाम कटे हैं, उस पर अगेंस्ट में केवल 30,000 लोग सामने आए हैं। फिर आप ममता बनर्जी ये बार बार कह रही कि भाई एसआईआर को लेकर के उन्होंने चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर तमाम सारे आरोप भी लगाए हैं। वो कहती कि 5 करोड़ लोगों के नाम कटने से उन्होंने रोक दिया। फिर ये नाम जो कट रहे हैं फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो यानी ये दोनों तरफ कैसे चल सकते हैं आप? देखिए, हम लोग चुनाव आयोग को कुछ कहे तो बीजेपी के डर लगता है, बीजेपी को आंखों में सीने में लगता है। हम चुनाव आयोग के कुछ पूछे तो बीजेपी को सीने पे लगता है। क्यों लगता है भाई?
तुम भी कुछ चाहिए तो पूछो ना। हम चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं कि भाई ये जो बंदा भर भर के जो फॉर्म 6 लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, ये बंदा कौन है, और दर्द किसको हो रहा है, बीजेपी को हो रहा है। भाई हम तो पूछ रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को, और बीजेपी के क्यों डर हो रहा है? भाई जवाब तो इलेक्शन कमीशन देंगे, नहीं तो एक बोल दीजिए ना इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक ही है, बोल दीजिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई पूछ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन डर लगता है तो बीजेपी को। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, ये डर अच्छा लगता है, बीजेपी के डर मुझे अच्छा लग रहा है। अब क्या है, एक एक आदमी 30,000 फॉर्म लेके जा रहा है। भाई हम तो देखा महाराष्ट्र में, हम देखे बिहार में, यूपी में, फॉर्म 6 भर के फिर ट्रेन ले, स्पेशल ट्रेन से भर भर के लोग आके चुनाव के दिन वोट देके निकल गया। भाई हम पूछ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी ने कई फॉर्म ले लिए, कई जगह पे नाम डाल दिया और कई बार वोट डाल दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम पूछ रहे तो इलेक्शन कमीशन से भाई जवाब दे रहे। नहीं, ये वाला जो आपने आरोप लगाया कि एक आदमी कई फॉर्म लेकर जा रहा है, मैं थोड़ा सा इस पर क्लियरिटी चाहता हूँ। बीजेपी वाले को नहीं तो पूछ रहे हैं, बीजेपी वाले को क्यों दर्द हो रहा है, हमको ये बोलिए। हम टीएमसी वाले हमारे लिए नहीं जाते, हम लोगों का अधिकार वो तो अभी हम उनसे पूछेंगे कि उनको क्यों दर्द हो रहा है, आपको क्यों दर्द हो रहा है, ये पहले बताइए। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। दर्द हो रहा है, हाँ, मुझे ये दर्द हो रहा है। देखिए ये टीएमसी का वोटर है कि नहीं मुझे पता नहीं है, जानना भी नहीं चाहते। मुझे इसलिए डर हो रहा है, जो लोग यहाँ का रेसिडेंस है उनको चुनाव पे भाग लेने के लिए हम लोग खड़ा रहेंगे, उनको उनका अधिकार के लिए हम रहेंगे। तो उनको कौन मना किया है? जो वो मना कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मना कर रहे हैं। कहाँ मना किया? इलेक्शन कमीशन ने कैसे मना किया? आप बताइए, चलिए बताइए, इलेक्शन कमीशन ने कैसे मना किया सर? आज इसको समझा दीजिए सभी लोगों को। विनोद जी ने एक बात तो बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन ये बात नहीं बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इलेक्शन कमीशन से, अच्छा आप लोगों का अगर फाइनल लिस्ट निकल दिया उसके बाद नाम ऐड होगा कैसे, ये पूछा इलेक्शन कमीशन चुप है। ये बात विनोद जी को पता नहीं चला। विनोद जी को पता है, विनोद जी वही बात बोलेंगे जो आपको और कुछ लोग नहीं इलेक्शन कमीशन या कोई भी, सुनिए तो भाई, ये जो प्रक्रिया है ये सतत प्रक्रिया है, ये कोई भी नहीं कह सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हो, या हम आप हो या चुनाव आयोग हो, कि इसके बाद कोई चुनाव से संबंधित काम पश्चिम बंगाल में रुक जाएगा। लोग जो 18 साल के होंगे वो वोटर नहीं हो सकेंगे, जो पश्चिम बंगाल में नया आदमी कहीं से आएगा यहां पर बसेगा वो वोटर नहीं हो सकेगा, तो हो सकेगा। इसमें कौन सी नई विद्या पढ़नी है? नहीं बात तो वो है, बात ये है कि भर भर के फॉर्म 6 भर रहे। हम पूछना चाह रहे हैं कि ये दूसरी स्टेट का लोग है कि पश्चिम बंगाल का लोग है, ये बात हम पूछने जा रहे हैं कि चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग चुप, मुझे पता नहीं है बोल रहा है। बात इसका आंसर दे रहे बीजेपी वाले लोग, कैसे दे रहे, पत्थर छोड़ के, कैसे दे रहे तोड़मोड़ करके। अच्छा ठीक है, अब आप, लेकिन आपने ये बताया कि आप लोग क्यों दुखी हैं, ये आप नहीं बता पाए, आप लोग क्यों इतने आक्रोशित हैं ये नहीं बता पाए। तो खैर हम उनसे तो पूछ लेते हैं। बीजेपी वाले चोर है, बीजेपी वाले मौका ढूंढ रहा है किसी भी तरह चोरी करने के लिए। ये चोरी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, जनता को अच्छा नहीं लग रहा है। हम जनता बोल रहे कि भाई सामने आओ, लोगों का वोट से चुनाव लड़ो, चोरी करके क्यों इलेक्शन कमीशन को लगाओ। ऋषभ तिवारी जी वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से उनको डर लग रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आनंद जी। वो कह रहे हैं बीजेपी से हमको डर लग रहा है, फॉर्म 6 के नाम पर बाहर के लोगों का वोट डलवा देंगे वो। सभी को मेरा नमस्कार जी। लंबे दशकों तक, लंबे सालों तक रोहिंग्याओं को अपने पलकों में बैठाकर गोदी में झुलाकर वोट दिलाने वाले आज कह रहे हैं कि बाहर से भर भर के वोट आ रहा है। अरे इतना गिर गए हैं लोग हताशा में, बेहताशा होकर इतना बेचैन और इतना बौखला चुके हैं कि मांस बात से लेकर कहां से कहां चुनाव को लेकर जा रहे हैं। पॉइंट 1 समझने की जरूरत है सर। ये वही विपक्ष है जब महाराष्ट्र के अंदर वोट परसेंटेज बढ़ते हैं तो कहता है वोट बढ़ गए, बिहार के अंदर कटते हैं तो कहता है वोट कट गए, झारखंड में हम चुनकर नहीं आए 6,25,000 वोट बढ़े, और खासकर उस इलाकों में बढ़े जो बंगाल से टच्ड है और जहां पे डेमोग्राफी चेंज है और मुस्लिम बहुमूल्य जगह बन चुका है, वो जगह जिसकी पाकुड़ हो, लोहरदग्गा हो, जामताड़ा हो, कई जगह वहां पे इनको कुछ नहीं दिखा दिक्कत। लेकिन अब मैं इनके बात पे आता हूं सर, क्योंकि ममता बनर्जी समझ चुकी है कि चुनाव हम हार रहे हैं
और डर के आगे दीदी है, और दीदी के अंदर बस रहा तुष्टीकरण है, और तुष्टीकरण के भय के कारण निकल रहा मांस भात वाला वक्तव्य है। तो इतनी बेचैनी इन लोगों के अंदर बढ़ चुकी है, हार की, हताशा की। फॉर्म 6 क्या होता है साहब? फॉर्म 6 होता है कि कहीं आपका नाम कट गया या पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो जुड़ने का है, तो वो जोड़े ना। तो भैया किसको जोड़े? रोहिंग्या को, घुसपैठिया को। तकलीफ यही है जो इनके पोसे हुए माफिया और रोहिंग्या के नाम कट गए, तो अब लग रहा है कि भैया जेन्युइन लोग कैसे जुड़ जाएंगे। हमें तो अपने गुंडे को जोड़ के रखना था, गुंडागर्दी करना था, क्लब कल्चर फैलाना था। तो क्लब कल्चर वाले लोग कट गए, और जो देश हित राज्य हित से जुड़ना चाहते हैं उनमें इनको दिक्कत है। और एक बात ये बार बार करें, भैया सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से तो भाजपा काहे को बोलती है? सर हमको इलेक्शन कमीशन नहीं है, हम भी नहीं बोल रहे, लेकिन आपके नेता, आपके प्रवक्ता, आपके सांसद, आपके मुख्यमंत्री जब कहती है कि भाजपा के एजेंट है इलेक्शन कमीशन, भाजपा की बी टीम है इलेक्शन कमीशन, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस पर जवाब दें कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है और बिल्कुल रूप से, स्वच्छ रूप से काम कर रहा है। ये हम नहीं कहते भाजपा इक्वल टू देश है, मोदी जी इक्वल टू देश है। क्या करें साहब, हमारी कार्यशैली है जो डायरेक्ट अंत्योदय मूल मंच से राष्ट्रहित और राजहित से जुड़ती है, तो आपको देश से जुड़ा दिखता है। देश से जुड़े कार्य में आपको विपत्ति होने लगती है, पीड़ा होने लगती है। तो भाई साहब खाओ इस देश का, तो गुनगाओ भी इसी देश का। रोहिंग्या का इतना गुनगान मत गाओ। 2-4 दिन बचे हैं, चिल्ला चिल्ली कर लो। और पहली बात, किसी को नाम कटा है, फॉर्म 7 भर लो ना साहब, जाकर फॉर्म 7 में भरो कि नाम काटना है तो फॉर्म 6 से फॉर्म अपना वोटर ऐड कराओ, ऑनलाइन जाओ, सबमिट कराओ। लेकिन जबरदस्ती सीओ के पास कोई ऐप नहीं, वहां जाके ड्रामा करेंगे, फुटबॉल के लिए पैर तुड़वा के ड्रामा करेंगे, उसके बाद कभी रोड पे निकल के ड्रामा करेंगे। तो ड्रामेबाज सरकार का ड्रामा अंत होने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो इस बात का जवाब ले, इससे पहले अनंत सिन्हा रॉय से विनोद मिश्रा को एक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। मैं निखिल, मैं जो अनिंदो जी अभी जो कुछ सवाल उठाए थे और मुझे उन्होंने बताने के लिए कहा, तिवारी जी तो बहुत शानदार उनका जवाब दे रहे थे, तो वो बीजेपी और टीएमसी जाने, लेकिन वो जो कुछ चीज मुझसे जानना चाह रहे थे ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सर आपको याद होगा अनिंदो जी कि बिहार में 62 लाख नाम कटे थे, और नाम कटने के बाद आपको याद हो ये भी होगा कि चुनाव के पहले फेज तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो नाम जिनका कटा है वो नाम जुड़े जाएंगे, और आपने देखा कि उसके बाद भी बिहार में 4 लाख लोगों के नए नाम, और उसके बाद लोगों ने अपना करेक्शन किया, 10-11 लाख नाम जुड़े थे। रही बात पश्चिम बंगाल में, आपने देखा होगा 1 महीना पहले आपके टीएमसी के लोग फॉर्म 7 को लेके पूरी तरह से आंदोलनरत थे। जहां जहां फॉर्म 7 देखा और उसको बीजेपी वाले को ये बता रहे थे, और पुलिस तक ने भी कई गाड़ियों को सीज कराया था। सौरभ इस बात का गवाह है कि कई गाड़ियों को सीज किया गया कि इसमें फॉर्म 7 क्यों रखा हुआ है। फॉर्म 7 है कि जहां जिस इलाके में लोगों को लगता है कि ये वोटर यहाँ का नहीं है और उसका नाम है, तो उसके लिए फॉर्म 7 अप्लाई करता है कि भाई ये वोटर यहाँ के नहीं है। ये फैसला करना तो चुनाव आयोग का काम था, लेकिन फिर टीएमसी के लोग क्यों इसके लिए बाड़ा पीटी कर रहे थे बस। तो फॉर्म 6 जो है, वो फॉर्म 6 का भरने का जो प्रक्रिया है, वो टिल डेट तक में लोग अपना नाम ऐड कराते हैं कि भाई हम इसमें इतने तारीख तक का जो चुनाव आयोग ने दिया है कि इस तारीख तक का 18 वर्ष तक का कोई होगा तो वो अपना नाम फॉर्म 6 भर सकता है। अब इसको आप मुद्दा बनाए हैं। आपने मुद्दा इसलिए बनाया है सर कि एसआईआर का मामला आपके हाथ से निकल गया है, आपके पास कुछ भी कहने को नहीं है। तब आप ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं कि आपको ओवैसी को भी बताना है, आपको कांग्रेस को भी बताना है, और आपको कम्युनिटी को बताना है कि इसकी रहनुमाई सिर्फ ममता बनर्जी करती है। यही आपका दर्द है। ठीक है, अनंत सिन्हा राय जवाब दीजिए। सौरभ जी, आप मेरे को एक बात बोलिए, तो आपने कभी रोहिंग्या देखा है? मैं पूछ रहा हूँ, आपको भी पूछ रहा हूँ और विनोद जी को भी पूछ रहा हूँ। मैं तो नहीं देखा। रोहिंग्या देख लेना कैसा होता है। ये कौन लैंग्वेज में, सुनिए ना, ये कौन सा लैंग्वेज में बात करता है, पहले ये बता दीजिए। देखिए हम तो देखा नहीं। अगर आप तरफ जी आपको अगर दिखा गया तो बोलिए जे हाँ मैं देखा, ये इस भाषा पे बात करते हैं, ये दिखने में ऐसी है, ये चलता है ऐसे। और विनोद जी से भी हम पूछ रहे नहीं, रोहिंग्या देखा नहीं। कि इतना भर भर के रोहिंग्या हमारे देश में है। ये तो तिवारी जी बोल रहे हैं कि भर भर के रोहिंग्या घुसपैठिया, रोहिंग्या कहाँ है सौरभ जी को तो बता दीजिए। एक दूसरा बात ये है, देखिए बीजेपी वाले को पश्चिम बंगाल में कोई उन लोगों का कुछ है नहीं।
जनता के पास वो जाते नहीं है, उन लोगों का कोई संगठन है नहीं। वो लोग क्या करते हैं, हर टाइम ईडी, सीबीआई, अभी तो एनआईए में भी जुड़ गया। ठीक है और सर, इलेक्शन सर, कमीशन इन चीजों बहुत बात हो है। चुकी है। मुझे लगता है कि किसके पास क्या है ये जनता डिसाइड कर लेगी। समय चूंकि बहुत कम है और मैं चाहता हूं कि ऋषभ तिवारी जी बहुत जल्दी से इसका जवाब दे दें। ऋषभ जी थोड़ा संक्षेप में रखिएगा जी। सर मैंने रोहिंग्या देखा है, मैं बता रहा हूं मैंने देखा है। और मैं कहा देखा हूं, मैं देखिए समय बता रहा हूं सर, रोहिंग्या कैसा होता है मैं समझाता हूं। रोहिंग्या वो होता है जब एसआईआर की राष्ट्र नीति से चलती प्रक्रिया में झोला और बोरा लेके बॉर्डर पे दौड़ते नजर आता है, कुदक के, तो वो देखा है मैंने। मैं वो देखा है जब पलायन के लिए माथा पे टोकरी लेके गांव के गांव खाली हो जाता है और ममता बनर्जी सीना पीटने लगती है कि है रे मेरा वोटर चल गया, जिसके लिए उसको मैंने देखा है। मैंने देखा है उस वोटरों को जब यहाँ पे फॉर्म भरने की बात होती है तो भागता है बॉर्डर पे कि हमको बांग्लादेश भेज दो साहब, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। हमने देखा है, हमने भारत में जा सकता है राजनीतिक को भी देखा अरे है। बाप रे। अरे सुनिए भाई, सुनिए, भागते हुए लोगों ने देखा है, टीवी सुनिए, पर शॉर्ट से सुनिए। देखा है, टीवी पर शॉर्ट से आनंद सिन्हा रॉय जी। हम लोग आप जो बात कह रहे हैं उसको बोलने तो दीजिए, जो बात कर रहे हैं उसको सुनिए। तो ये सबने देखा टीवी पर, वो तस्वीरें आई हैं लोगों के भागते हुए, तस्वीरें आई हैं ना। ये बताइए आपने देखा नहीं देखा? हमारा सारे बाकी पैनलिस्ट बताएंगे। ये जो जनता देख रही है इसको कार्यक्रम, वो भी जानती है कि भाई भागते हुए लोगों ने देखा है, सर पे टोकरी रख के भागते देखा, इसमें भी कोई गलत नहीं है। उनकी बात पूरी होने जाने दीजिए, अब उनकी बात पूरी होने जाने दीजिए। भाई आनंद सिन्हा रॉय का जो ऑडियो फेडर है वो डाउन करिए अगर वो बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं तो। अमित शाह जी को गाली क्यों दे रहे हो भाई? बॉर्डर के हाल ऐसे नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपके पास कोई तर्क नहीं बचा है तो हम अपनी बहस में ये खत्म करते हैं। आपके पास कोई तर्क नहीं बचा है तो हम बहस में ये खत्म करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि ऋषभ तिवारी ने जो बात सामने रखी कि सर पे टोकरी रख के भागते हुए रोहिंग्या को तो देखा है, इसमें कोई शक नहीं। और ये शायद मेरी इस बात से, जो हमारे सारे पैनलिस्ट हैं वो भी और दर्शक भी, वो भी इस बात से मुतमईन होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ऋषभ जी आपका, आनंद जी आपका, विनोद जी और सौरभ आप सभी का बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।